गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर पढ़े जिसमें हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ ली थी। ओके, नाउ वी विल स्टडी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अभी तक हमने जो भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमने पढ़ी वो सब कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स जो हमें अवेलेबल हैं उनके बारे उनसे रिलेटेड पड़ी, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो। ये कहीं ना कहीं आगे जाके ड्यू टू रेगुलर कंजप्शन ये कहीं ना कहीं आगे जाके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कोई ऐसा अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि इको फ्रेंडली भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉसिल फ्यूल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली भी नहीं है, दे आर हार्मिंग आवर नेचर एंड आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो इसके लिए हमें कोई ऐसी अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढनी पड़ेगी जो कि इको फ्रेंडली भी हो और रिन्यूएबल भी हो, मतलब कभी ख़त्म ना हो। ओके, सो ऐसी बहुत सारी अदर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। एक है हमारे फ्रॉम द सन, सेकंड विंड है, फिर टाइड्स जो होती हैं, जो समुद्र में जो टाइड्स बनती हैं उसकी वजह से, एंड फोर्थ वन इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, एंड लास्ट वन इज़ द जियोथर्मल एनर्जी, जो ऐसी एनर्जी जो अर्थ पॉजेस करती है। हालांकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस या फिर इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है, इतनी एडवांस नहीं हुई है जिससे कि उसको हार्नेस कर सके जियोथर्मल एनर्जी को, बट स्टिल इट इज़ इन द टॉक दैट आगे जाके फ्यूचर में अगर हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती है कि हम इस एनर्जी को हार्नेस करके हम इस एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे तो इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर द ह्यूमन काइंड। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी। सभी जानते हैं सोलर एनर्जी क्या होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसके लिए आजकल जगह जगह जो न्यू जो पावर हाउस या फिर जो पावर प्लांट बन रहे हैं वो या तो हाइडल पावर प्लांट बनते हैं, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मतलब हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर जो सोलर पैनल्स से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उनके बनते हैं। हमारे एमपी में ऐसे बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, लाइक आप नागदा रीजन पे चले जाओगे तो वहाँ पे जो एक नया पावर प्लांट बना है नागदा से आगे, वहाँ पर जो है वो सोलर पैनल यूज़ किए गए हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन। जो प्राइमरी सोर्स है हमारे अर्थ में एनर्जी का तो वो है सन। ओके, इसकी एनर्जी अनलिमिटेड है। ओके, जो भी हम हीट और लाइट रिसीव करते हैं उसी को हम सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं। ओके, ना सोलर एनर्जी जो है एक ऐसी एनर्जी जो इनएग्जॉस्टिबल है, यानी कभी ख़त्म ना होने वाली सोर्स ऑफ एनर्जी है, और के साथ साथ नॉन पॉल्यूटिंग यानी कि इको फ्रेंडली एनर्जी है। पीपल हैव बीन यूजिंग इट फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस लाइक ड्राइंग क्लोथ्स, कुकिंग फूड। ओके, अभी तक जैसे हम जो नॉर्मल पीपल जो है उसको किस तरीके से हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं कपड़े सुखाने के तौर पे। ओके, और जो आजकल सोलर कुकर्स आए हैं तो वो खाना बनाने के रेफरेंस में हम लोग केवल हम इन्हीं चीज़ों तक हम लिमिटेड हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कन्वेंशनल यूजेस द अदर सोर्स इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। पर इनके अलावा सोलर एनर्जी का और भी अदर यूजेस हैं लाइक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे बहुत सारे आपको सोलर पैनल्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और आजकल ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस भी आ रहे हैं जिससे कि जो कि सोलर एनर्जी पे चलते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सोलर वाटर हीटर्स हो गए, सोलर कुकर्स हो गए, सोलर ड्रायर्स हो गए। इस कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जो कि सोलर एनर्जी पे चलते हैं। ओके, अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके लिए सोलर पैनल्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द आजकल जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ पावर प्लांट जो नए बन रहे हैं उनमें सोलर पैनल्स का यूज़ करके ही पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं। सो एक ऐसी डिवाइस होती है सोलर पैनल जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द सोलर पैनल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सोलर सेल्स दैट ऑब्जर्व सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब सोलर पैनल्स में ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ सोलर सेल्स लगते हैं जो कि सन से जो एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, उसको एब्जॉर्व करे, उसको कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड हैंस देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। अब सोलर एनर्जी ऐसी कंट्रीज में सक्सेसफुल है जो कि जहाँ पर क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, या फिर जहाँ पर जो सनलाइट है या वो प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड हो, बिकॉज कहीं ना कहीं सनलाइट पे ही रन करते हैं। अब अगर आप ऐसी प्लेसेस पे सोलर एनर्जी थोड़ी इवन लैक करती है जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, थ्रू आउट द ईयर स्नोफॉल होती है, बारिश होती है, सो ऐसे रीजन्स में सोलर पैनल्स दे आर नॉट मच इफेक्टिव, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोलर सेल्स भी होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रिजर्व कर देते हैं 14 to
14 to 18 या 20 डेज तक ही वो उस जो सोलर सन से जो एनर्जी मिल रही है उसको सोलर सेल्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतने दिन तक ही कंजर्व कर सकते हैं, उससे ज़्यादा दिन तक ही कंजर्व नहीं कर सकते हैं। और ऐसी प्लेसेस, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर वहाँ के क्लाइमेट की वजह से बहुत दिनों तक जो है सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। मोस्ट ऑफ द क्लाइमेट जो रहता है वहाँ का सीज़न होता है क्लाउडी डेज रहते हैं। एज ए रिज़ल्ट वहाँ पे ये सक्सेस नहीं हो पाते। बट लेकिन आगे जाके इफ़ द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स तो सोलर पैनल्स जो है एक बहुत ही अच्छा स्कोप होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एक अच्छा स्कोप या फिर एक अच्छा रिप्लेसेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगी जो कि इन जो फॉसिल फ्यूल्स से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको वो रिप्लेस कर सकती है। ओके, सो आजकल बहुत सारी जैसे लाइक हमारे व्हीकल्स होती हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर रन करती है। एंड सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा जो वास्ट यूज़ जो हो रहा है वो केवल मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट जब यूज़ जिसका रख रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। सो ये इट कैन रिप्लेस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ओके, नाउ इफ़ अगर हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है तो वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर पैनल्स टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सोलर एनर्जी की थोड़ी सी लिमिटेशंस ये हैं कि इसका जो मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, एज वेल इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी आज की तारीख में मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। बट येस, इन द फ्यूचर इट इज़ एक मतलब प्रबल दावेदार है जो कि एक जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को रिप्लेस करेगी। देन कम्स द विंड एनर्जी। विंड जो है वो एक अनदर नेचुरल और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये नॉन पॉल्यूटिंग है, इसका जो कॉस्ट है वो भी लो है, सेफ है और जो एक कहीं ना कहीं क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। इन ओल्डर टाइम्स विंड मिल्स आर यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड लिफ्ट वाटर। अब पुराने समय में जो हवा का या विंड का जो यूज़ होता था वो तो इधर वेज या तो ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता था, ग्रेन्स को पीसने के लिए, या फिर पानी को लिफ्ट करने के लिए, वाटर लिफ्ट जो वेल से या रिवर वाटर जो फ्लो हो रहा है उस पानी को इकट्ठा करके कहीं और स्टोर करने में। Now this wind energy is used in the production of electricity as well. आपने मोस्ट ऑफ द हाईवेज आपने देखे होंगे तो वहाँ पे जो पवन चक्कियाँ आपने देखी होंगी, इन्हीं को हम वो जो आप देखते हो वो कहीं ना कहीं विंड एनर्जी आप देख सकते हो, जहाँ पर वो विद द हेल्प ऑफ विंड दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे विंड फार्म्स जो हैं नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, इनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं विंड एनर्जी का यूज़ करके ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। इसके लिए आइडियल लोकेशन चाहिए जहाँ पर विंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा जनरेट होती हो, और स्पेशली कोस्टल रीजन्स में बहुत ज़्यादा विंड्स एयर ब्लो होती है तो वहाँ पर सक्सेसफुल है। इनके अलावा जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, है ना, तो वहाँ पर हम विंड मिल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे हमें जो अच्छी प्रोडक्शन हो जाएगी विंड एनर्जी से। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत नॉइज़ पोल्यूशन करता है और कैन हार्म बर्ड्स, है ना। इससे मतलब पक्षियाँ जो होती हैं, बर्ड्स जो होती हैं, उनको हार्म पहुँच सकता है बिकॉज जो पवन चक्कियाँ हैं या फिर वो जो विंड मिल्स है कहीं ना कहीं फैन की तरह मूव कर रही हैं, तो उससे जो बर्ड्स हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है, एज वेल एज ये नॉइज़ पोल्यूशन भी क्रिएट करती है। इसके साथ साथ ये एक और चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो भी रेडियो सिग्नल्स और टीवी सिग्नल्स आते हैं उन पर ये कहीं ना कहीं मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो फिर डिस्टर्ब कर देती हैं रेडियो और टीवी सिग्नल्स को। देन कम्स द न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, एक अनदर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस एनर्जी में क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, चाहे लाइक यूरेनियम, थोरियम, ओके, इनका यूज़ किया जाता है। और न्यूक्लियर एनर्जी जब न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज स्प्लिट अपार्ट, जब इनके हम न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ, जब न्यूक्लियस को हम सेपरेट करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो बनती है। इस पूरे फिनोमेना को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। देयर आर न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन विच न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस एंड इन अ कंट्रोल मैनर। ऐसे इनके लिए अलग से न्यूक्लियर
फ्यूजन के टेक प्लेस करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने पड़ते हैं, जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और एक कंट्रोल मैनर में होना चाहिए कि अगर मीन्स बाय चांस बाय मिस्टेकली भी अगर कुछ ज़रा सी भी गड़बड़ी होती है, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ भी गड़बड़ होती है तो इट कैन बी हैज़ार्डस, बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस, लाइक ऐसा ही इतना ज़्यादा हैज़ार्डस होगा जैसे कि लाइक हिरोशिमा एंड नागासाकी में होगा. सो it produce a large amount of energy, but it is dangerous. The heat generated during the fusion is used to produce electricity. Again, the जो heat जो produce होती है उस दौरान उसका use किया जाता है for the generation of electricity. Now we observed how much more energy can be created by radioactive fuel than by the fossil fuel. Okay, अब हम देख सकते हैं कि जैसे लाइक एक्टिविटी 4 है तो वहाँ पे यूरेनियम वर्सेस सेल, मतलब कि फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके मुकाबले एक यूरेनियम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आप कितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. ओके, फॉर एन एग्जांपल ये यहाँ पे दे रखा है कि जब विद ए कंप्लीट कंबशन अप्रॉक्सीमेटली 8 यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी कैन बी जनरेट फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ कोल. जब हम 1 किलोग्राम ऑफ कोल को जला रहे हैं तब हमें 8 यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी मिल पा रही. वेयर एज अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235 को कम्प्लीटली न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हैं तो उसमें हमें 24 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही है. तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा गैप है बाय प्रोडक्शन ऑफ ए कोल. जो हम हीट एनर्जी जनरेट करेंगे केवल एक केजी में केवल 8 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे. वेयर एज इन यूरेनियम 1 kg of uranium you can produce approximately 24 million units of heat energy. Although nuclear energy can be used to produce a large amount of energy, it is not so easy to control nuclear reactions. इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, चाहे हम ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं पर इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है. ओके, a lot of radioactive waste is generated during nuclear fusion which can be very dangerous for the environment. Moreover, nuclear reactors are also expensive to set. बहुत सारा इसका न्यूक्लियर वेस्ट भी निकलता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है और इसके साथ साथ जो मैंने ये बोला कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. ओके, फॉर सेटिंग अप ए न्यूक्लियर पावर प्लांट. ऐसे बहुत सारी अदर कंट्रीज़ है जो कि लाइक यूएसए है, यूरोप है, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के. ओके, इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम. और इंडिया में राजस्थान और झारखंड एक ऐसे प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स है यूरेनियम की. लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ थोरियम इज़ ऑल्सो फाउंड इन मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला. इनके अलावा थोरियम जो है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो भी केरला में बहुत ज़्यादा अबंडेंस अमाउंट में प्रेजेंट है. इन इंडिया न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर लोकेटेड इन कुंदाकुलम एंड कालपाकम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, कायगा इन कर्नाटका एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश. ये कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी. एक ऐसी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो अर्थ के अंदर स्टोर्ड है विच इज़ नोन एज जियोथर्मल एनर्जी. अब जो वर्ड जियोथर्मल है उसको डेराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड जियो विच मीन्स एनर्जी, थर्मल जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स एनर्जी या फिर हीट. नाउ जियोथर्मल एनर्जी इज अ क्लीन एंड इको फ्रेंडली. It can be dissipated on Earth's surface in the form of hot springs, natural geysers and volcano. अब ये हमारे अर्थ पे किस रूप में प्रेजेंस है? या तो हमारे अर्थ के सरफेस पे एज एन हॉट स्प्रिंग्स जो गर्म हवाएं चलती हैं, नेचुरल जो वॉल्केनोस से जो एनर्जी हीट जनरेट होती है इनके फॉर्म्स में. बट लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल्स हु आर ट्राइंग दिस एनर्जी, इस एनर्जी को हार्नेस करने के लिए चाह रहे हैं बट लेकिन दिस नॉट पॉसिबल. हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इस एनर्जी को स्टोर करके इस एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें. फॉर सेंचुरीज पीपल हैव बीन यूजिंग hot springs and geysers for bathing, cooking and heating. Today geothermal energy is being used for broader application like generating electricity. Geothermal plants are inexpensive to set up. Their scale operation and can be altered according to the size of products. However, geothermal plants are generally located far away from cities and hence it can be expensive to transport energy through the long distance. ओके, ऐसे बहुत ही कम गिने चुने कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जियोथर्मल पावर प्लांट्स लगाए गए हैं और उसको प्रॉपर्ली हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं. ओके, ऐसे कुछ जियोथर्मल पावर प्लांट्स लाइक यूएसए में है जो कि, और उसके अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, ऐसी कुछ कंट्रीज़ है, फिलीपींस, ऐसी कुछ कंट्रीज़ जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी के पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, उन पर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस एनर्जी को हम
पूरी तरीके से हार्नेस कर सकें। ओके बट लेकिन जियोथर्मल एनर्जी का एक और डिसएडवांटेज है कि इनको शहरों से दूर रखना पड़ता है। एज ए रिजल्ट अगर हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेंगे, एनर्जी के फॉर्म को अगर हम ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। ओके देन कम्स द इंडिया में भी एक प्लेस है पूगा वैली लद्दाख में और मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जियोथर्मल एनर्जी मतलब जियोथर्मल प्लांट को एक्टिव किया जाए। ओके देन कम्स द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी आप सभी जानते हो, जो समुद्र में जो टाइड्स होते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल पुल, जो मून एंड द सन एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ है ना, ये सारे फैक्टर्स रिजल्ट करते हैं जो ओशंस में जो टाइड्स बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून जो लगाता है पानी की सतह पर, जिसकी वजह से टाइड्स जनरेट होते हैं। इस टाइड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। एज रिजल्ट अगर हम इस एनर्जी को हम यूज़ करना चाहें तो इट इज़ ए नॉन एग्जॉस्टेबल एनर्जी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ पर बहुत सालों से और आगे भी जाके रहेगा। एज ए रिज़ल्ट इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। समुद्र में टाइड जो होती हैं बहुत ज़्यादा, जो वाटर जो है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में फ्लो होता है। एज ए रिज़ल्ट वी कैन यूज़ दैट एनर्जी। तो वहाँ पे हम जैसे टाइडल एनर्जी में क्या होता है, नीचे जो होता है टर्बाइंस लग जाते हैं। जब वो टाइड्स और जब समुद्र में टाइड्स आते हैं तो वो जो वाटर जब बहुत हाई स्पीड से टाइड से फ्लो होता है तो वो उनसे टर्बाइन जो घूमती है, एज ए रिज़ल्ट उसमें हीट एनर्जी जनरेट होती है। उस हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर लेकिन इसमें हार्म क्या होता है कि जब हम इन टरबाइंस को सीज़ में, समुद्र में इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो कि इसकी चपेट में आ सकते हैं और उनकी लाइफ को हार्म हो सकता है। Dams or towers with turbines are built at narrow opening in the sea. During high tide, the tidal energy turns the turbines to produce electricity. Huge tidal mills farms are found in France, Russia, and Gulf of Kutch in India. और ऐसे कुछ tidal mills present है, like फ्रांस, रशिया यहाँ पर, और हमारे इंडिया में in the Gulf of Kutch. Then comes the biogas energy. Biogas is produced from decomposing organic waste such as dead wood from trees waste, फ्रॉम अदर प्लांट्स, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट। अब बायोगैस एनर्जी एक ऐसा जब प्रोड्यूस होती है जब भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, चाहे वो डेड वुड हो, जो ट्री से डेड वुड में गिर जाते हैं, जो हमारे घर से किचन से जो वेस्ट निकलता है, एनिमल्स के डंग, प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है, इनसे हम एक बायोगैस बनाते हैं। ओके आई थिंक अगर आपने कभी गोबर गैस प्लांट के बारे में सुना हो, इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोगैस प्लांट। ओके बायोगैस इज जनरली मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस जो बनती है उसमें कहीं ना कहीं मिक्सचर होता है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस जो है बहुत ही एक्सेलेंट फ्यूल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कुकिंग एंड लाइटनिंग। हम खाना बनाने के लिए जो रेगुलर एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं उसकी जगह हम बायोगैस का इस्तेमाल करके हम जो कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लाइटनिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो सबसे इसकी खास बात ये है कि एक तो लो कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके और इसको ऑपरेट बहुत इजीली किया जा सकता है। ओके हाउएवर इट कैन कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एज बर्निंग ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। बट लेकिन इसका जो एक थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो बायोगैस जो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के मिलने से बनती है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है जब मीथेन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और क्या होगा कहीं ना कहीं कंबशन तो होगा, क्योंकि हम खाना बनाएंगे या हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो कंबशन होगा बायोगैस में। तो उससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रीब्यूट करेगी और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए हानिकारक है। सो देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको हम हार्नेस करके हम पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादातर यूज़फुल हैं, पर लेकिन आज के समय में शायद वो इतनी कारगर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी टेक्नोलॉजी शायद इनको हार्नेस करने के लिए और ज़्यादा डेवलप होना ज़रूरी है। बट लेकिन इन फ्यूचर इन 10 to 15 years शायद हमारे साइंटिस्ट ऑल ओवर द साइंटिस्ट वर्ल्ड के साइंटिस्ट इस एनर्जी को प्रॉपर्ली हार्नेस कर सके, और जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो उनको ये एनर्जी कहीं ना कहीं रिप्लेस करेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो इको फ्रेंडली है। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे यहाँ जो पोल्यूशन हो रहा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, डिज़ास्टर्स हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तो क्लीन एनर्जी है,
इनके साथ साथ दूसरी बात इनएग्जॉस्टेबल है, मीन्स ये कभी ख़त्म नहीं होंगी आने वाले 100, 150, 200 सालों तक। सो कहीं ना कहीं ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ जो कि ग्लोबल वार्मिंग में भी कम से कम नुकसान वो करे, कंट्रीब्यूशन देंगी। उसके साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा और दे विल बी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।